आमिर एहसन आप सभी के साथ। उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार के वज़रा के जरिए लिखे गए खत के बावजूद साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पैदाइश को 2025 के लिए जम्मू कश्मीर की पब्लिक हॉलीडे लिस्ट से बाहर रखा गया। जम्मू कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1931 के शहीदों की याद में और पार्टी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती की छुट्टियां लिस्ट में शामिल नहीं करने पर LG के फैसलों पर तशवीश का इजहार किया। सरकार के जरिए जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर 2025 में 28 पब्लिक हॉलीडे मनाएगा। हालांकि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती छुट्टियों की लिस्ट में शामिल नहीं है। यह उमर अब्दुल्ला सरकार के जरिए NC के बानी की जयंती और दीगर छुट्टियों को बहाल करने के बारे में बार बार यकीन दहानी कराने के बावजूद है। LG इंतजामिया ने 2020 में शुरू में कई पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर हटा दिए थे। यह अमल कई बरसों से जारी है। भले ही उमर अब्दुल्ला ने CM के तौर पर शपथ लेने के बाद उन्हें बहाल करने का वादा किया था। और इस मुद्दे पर NC के तर्जुमान तनवीर सादिक का कहना है कि छुट्टियों के फहरिस्त BJP की कश्मीर की तरक्की और जमहूरी इक़्तिदार को नजरअंदाज करने की गवाही देता है। की जो डिमांड थी और पॉपुलर गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, BJP ने आज भी यहाँ के लोगों के जो एहसासात हैं उनको ठेस पहुँचाई है और आज भी इंटरफेयर कर रहे हैं। यहाँ की जो चुनिंदा हुकूमत है उसमें रोडें अटकाने की या हर्डल्स लाने की एक वक्ती तौर पे एक छोटा सा सेटबैक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम इसको वापस इंशाल्लाह करेंगे। हम इसके साथ साथ चाहे ये BJP ने अपनी ये बहुत ही छोटी सियासत खेलकर जो ये अहम दिन है, चाहे वो शेर कश्मीर का दिन हो, चाहे वो जुलाई 13 के जो शहीद है उनका दिन हो, या बाकी जो दिन है उनको खराज अकीदत न दे के ये उनका कमी नहीं होती है। उनकी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो उन लोगों ने इतना कुछ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए किया है। और वहीं सलमान सागर ने इस मुद्दे पर कहा है कि हमने इससे मुतालिक मरकजी वजारत दाखिला को खत लिखा है और जवाब तलब किया है। छुट्टी के बारे में कोई ऐसी, मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसी बात है कि जिसे हम समझते हैं किसी तरह की कमजोरी है हमारी। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक छुट्टी हमने ऑलरेडी प्रपोज की हुई है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने वो अपने जो ऑफिस से लेटर LG साहब को भेजा हुआ है प्रपोजल एंड दैट प्रपोजल प्रोबेबली वो MHA के पास जाता होगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडेज का जो डोमेन है वो शायद MHA के पास होता होगा। तो ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। मे बी कुछ चीज़ों में देर लग जाती है, मगर हमें इसमें बिल्कुल ये डाउट नहीं है कि हम इस पर छुट्टी इंशाल्लाह ला के रहेंगे। जैसे यहाँ लास्ट टाइम जब हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए छुट्टी हो जाती है। तो ये सिर्फ शेख अब्दुल्ला की छुट्टी की बात है या फिर पार्टी के बानी होने के नाते उनको इस जगह पे इस मुकाम पे रखने की बात कही जा रही है, क्योंकि इससे वर्चस्व बढ़ता है और आने वाली सियासत में भी इसका बड़ा असर होता है। इवन अवाम पे भी इसका असर जाता है, न्यू जनरेशन पे भी इसका असर जाता है। तो क्या ये एक साजिश है या क्या वाकई शेख अब्दुल्ला के इस यौम पैदाइश को वाकई इस दिन को छुट्टी के तौर पे देखा जाना चाहिए? और क्या इससे पहले एक और जो छुट्टी रद्द हुई है क्या उसे भी इस चीज में शामिल किया जाना चाहिए? और जो छुट्टियां दी गई हैं जैसे महाराजा की जयंती वगैरह पे, क्या वो छुट्टियां इससे पहले लिस्ट में शामिल थी या नहीं थी? और इससे मुतालिक जो भी चीजें हैं, खासतौर पे सियासी पहलू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इमरान नबी डार हैं जो कि NC से, राकेश कौल साहब हमारे साथ BJP के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अनंतनाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब अहमद यास साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब अहमद यास साहब, मैं सीधा आपकी तरफ आऊंगा और इससे पहले कि मैं इसकी सियासी पहलुओं को तलाश करूं, मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या ये जो छुट्टी है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, इन तमाम तर पॉलिटिक्स से हट करके हमें इस बात का जवाब दीजिए कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती को एज अ छुट्टी, एज अ हॉलीडे वाकई एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या उनके कारनामे जम्मू कश्मीर के लिए इतने बड़े हैं? या इसमें कोई शक नहीं है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब एक कदावर शख्सियत रही है, एक बहुत बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें कोई भी शक नहीं कर सकता है। अब यह है कि उनके हवाले से छुट्टी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बहस तलब मसला है।
लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर में उनको लेकर छुट्टी हुआ करती थी, और जब से एलजी शासन आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन जब एलजी की आ गई, तब से इस छुट्टी को निकाला गया लिस्ट में से। तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट, बीजेपी को लेकर जो गवर्नमेंट है, उनका ये मंशा नहीं है कि शेख अब्दुल्ला साहब को लेकर जम्मू कश्मीर में पार्टी छुट्टी दी जाए। तो अब चूंकि अगर वो उनका ये सोच है, उनका फैसला ये है, और यहाँ अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है, अगर वो चाहती भी है कि इस छुट्टी को रखा जाए, लेकिन तब तक मुझे नहीं लग रहा है ये मुमकिन है जब तक इसमें बीजेपी हुकूमत का अप्रूवल ना हो, बीजेपी का अप्रूवल मान के एलजी साहब हो या उनके कोई और जो जिनके इख्तियारात में ये हो, तो जब तक उनका इसमें अप्रूवल ना हो, नामुमकिन है। इतना ही नहीं कि छुट्टी के को लेकर बहुत सारे मामले, चूंकि अभी यूटी में है जम्मू कश्मीर और स्टेट रिस्टोर नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से दिक्कतें हैं। पावर्स को लेकर जो हुकूमत है जम्मू कश्मीर की, उसको पावर्स को लेकर दिक्कतें हैं। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट करना कि बीजेपी हुकूमत उनको जो चीज़ उन्होंने विड्रा करी है तो उनको वो आसानी से वापस देगी, नामुमकिन सी बात है। और ऐसा तवक्का करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। जैसे उमर साहब ने खुद भी कहा, 370 को लेकर चूंकि उन्होंने उसको विड्रा किया है इसी गवर्नमेंट ने, तो इनसे इसका वापस ले आना तक तवक्का करना दानाई नहीं होगी। तो वही इस पर भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जो भी डिसीजन इस हुकूमत ने लिए जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो उनको नहीं चाहेगी कि उनको रिस्टोर किया जाए। तो अगर उनको ये ठीक लगता है कि अगर रिस्टोर हो भी जाता है, तो शायद मुझे लगता है स्टेट को रिस्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट को, और शायद उन्होंने इसको किया भी होता है क्योंकि उनकी कमिटमेंट भी थी। लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कतें उनको वही है कि भाई जो भी फैसले उन्होंने करे हैं आज तक, कि उनको रिस्टोर ना किया जाए, इसीलिए स्टेट को रिस्टोर करने में दिक्कतें हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कंफ्यूजन क्यों है किसी भी जहन में इस चीज का, कि जब ये क्लियरिटी है, अभी स्टेट रिस्टोर नहीं हो रही है और पावर्स एलजी के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन एलजी के पास भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल करा हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या स्टेटहुड जरूरी है किसी भी हॉलीडे को एज अ हॉलीडे मानने के लिए? वो भी जरूरी नहीं है। इस वक्त अगर सेंट्रल इस वक्त अगर मिनिस्ट्रियल जो भी काउंसिल है, उन्होंने प्रपोजल दिया है इसको रिस्टोर किया जाए, इसको छुट्टी को लागू किया जाए, एलजी के होते उसको एलजी के अप्रूवल के थ्रू हो भी सकता है। लेकिन सवाल है कि एलजी रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो ये एक मानना जाना चाहिए कि एलजी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक की बात है। तो जब वहीं कोई फैसला हो जाएगी करने की बात है, तभी हो जाएगा। तो अगर स्टेट रिस्टोर ना भी किया जाए, उसके बगैर भी हो सकता है, और ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है कि जिसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि सवाल यह है कि क्या हुकूमत, जो बीजेपी की हुकूमत है, कि वो इस चीज को लेकर इसको करने के हक में है, नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसके हक में है, इसलिए कि उन्होंने ऑलरेडी उसको विड्रा किया है। जब ऑलरेडी विड्रा किया है तो उसको देने का क्या मतलब है उनके पास? तो अगर वो चाहते कि उसको विड्रा ना किया जाए, तो उनको रखा जाए, तो फिर विड्रा ही नहीं कर लेते। अब चूंकि उन्होंने विड्रा करा है, तो इसलिए इसको रेस्टोर करना एक मसला होगा। अब कैसे इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के किन बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि हम इसको करेंगे विड्रा, रेस्टोर करेंगे, या तो स्टेट रेस्टोर हो तो इनके पास पावर्स पूरे हो तो तभी हो सकता है। इन हालात में तो सिर्फ एलजी के थ्रू ही जाना पड़ेगा, और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको ऑलरेडी विड्रा किया है, तो इसको लागू कर रहा दोबारा लाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन हालात। बिल्कुल। इमरान नबी डार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। इमरान साहब, क्या वजूहात लगती हैं आपको कि क्या वजूहात रही जिसकी वजह से आखिर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को शामिल नहीं किया गया हॉलीडे लिस्ट में? ठीक है, जब तक इमरान नबी साहब से हम जवाब लेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा कौल साहब इसका जवाब दें। क्या नाराजगी थी? अगर इसे नाराजगी नहीं तो साफ तौर पे अगर क्या वजूहात थी
जिसकी वजह से इस एक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया? नाराजगी कोई बात नहीं है इसमें, नाराजगी वाली बात ही नहीं हो सकती है। ये कुछ डिसीजंस जो जम्मू कश्मीर स्टेट पर थोपी गई थी, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की ज्यादा इख्तियार में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट आ चुकी है। इस J&K स्टेट में 370 भी थोपा गया था। उसके बाद ये छुट्टी जो थी ये भी थोपी गई, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर एक स्टेट के होते हैं। मैं अब उसमें टिप्पणी नहीं कर रहा कि लीडर थे, शेर कश्मीर साहब लीडर थे, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, कोई ऐसी टिप्पणी बात करनी तो जायज नहीं है। हाँ। मगर लीडर वो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इनकी पार्टी की, जो इनकी पार्टी थी, तो इसलिए उन्होंने जब शेर कश्मीर देहांत हो गया उनका, जब वो स्वर्गवास हो गए, तो उस टाइम उन्होंने पहले से छुट्टी कर दी, क्योंकि वो इनके कदावर इनके लीडर थे। कौल साहब यहाँ पे मैं आपको बीच में रोकूंगा, फिर मैं चाहूंगा कि एनसी से इसका जवाब लूं। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लीडर थे या जम्मू कश्मीर के लीडर थे? जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानियों से बचाने और उसके लिए उन्हें कितनी ज्यादा सजाएं मिली, कितनी ज्यादा उन्होंने क्रूरता देखी, और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने में उनका जो योगदान था, क्या सरकार इसे भी भुला देगी? नहीं, कौन सा योगदान था उनका बताइए मेरे को, मैं आपको बता दूं। योगदान अगर था और अगर छुट्टी करनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उनको शेरवानी जी की छुट्टी करनी थी। उस वक्त शेर कश्मीर साहब जब ये लड़ाई, जब कबाइल आ गए थे पाकिस्तान से, जब वो कश्मीर को बारामूला पहुंच गए, उनका रास्ता किसने पकड़ लिया? दूसरा रास्ता किसने दिखाया जाए? शेरवानी जी ने। शेरवानी जी की छुट्टी होनी चाहिए। शेर कश्मीर साहब उस टाइम 1935 क्या था, उस टाइम वो जेल में थे। अगर वो जेल में थे तो उनकी सैक्रिफाइस क्या थी? ठीक है, शेरवानी साहब पे भी हम बात करेंगे, शेरवानी साहब पे भी हम बात कर लेंगे। कौल साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, कौल साहब बात अपनी पूरी कर लीजिएगा आप। मैं आपसे ये समझूंगा कि जब एक तरफ अलहदगी पसंद लोग थे, अलगाववाद थे, एक तरफ मिलिटेंसी उरूज पे था और बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात कही जा रही थी, और उधर पाकिस्तान भी अपना मुंह लेकर के खड़ा हुआ था कि कब कश्मीर को उचक ले, तो उस टाइम पे उन तमाम तर मुहिम, उन तमाम तर लोगों के खिलाफ अगर कोई वाहिद लीडर था तो वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कहलाते हैं। तो क्या इन तमाम तर वजूहात की बिना पे भी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था बीजेपी को? बीजेपी ने, देखिए बीजेपी ने जो गवर्नमेंट उनकी थी एक्सेप्ट, और इसमें वो बात ही नहीं है। देखिए इशू जो है, इशू इस वक्त छुट्टी क्यों काटी गई जी, ये छुट्टी देखिए हर एक स्टेट में, इतने इस वक्त स्टेट है कितने हमारे देश में, तो जब कोई चीफ मिनिस्टर मर जाता है, क्या वो हर एक स्टेट में छुट्टियां होती है? अभी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी, हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी मर गए, क्या छुट्टी हो गई? प्रधानमंत्री से बढ़ के होते स्टेट चीफ मिनिस्टर साहब। ये छुट्टी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्यों किया? क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर थे, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी रूलिंग कर रही थी, इसलिए जब स्वर्गवास हो गए तो उनकी छुट्टी उन्होंने कर दी, असेंबली उनके हाथ में थी, सारा कुछ। ये जायज छुट्टी नहीं थी। अब आप कह रहे कि सैक्रिफाइस कश्मीर को बचाने के लिए, मुझे एक ही तथ्य बताइए जिसमें शेर कश्मीर साहब ने कश्मीर को बचाया। कश्मीर को जब कबाइल रेड हुआ, जो इन्होंने इकाड़ किए, इन्होंने बहुत अच्छे काम कौन से किए? इन्होंने अच्छे काम किए, 370 लाया, मुझे माफ कीजिएगा 370 वो भी थोपा गया, वो भी टेम्परेरी था, उस पर भी उन्होंने सियासत बहुत खेली। उसके बाद मिलिटेंसी उसी में आ गई, इनके हाथों गन चले वहां पर, इनके लोगों ने जब नौजवानों को गुमराह करके वो करके दे रहे। और दूसरी जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों का, वो किस गवर्नमेंट में हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट। इन्होंने अच्छा काम किया, जेनोसाइड किया कश्मीरी पंडितों का, इन्होंने अच्छा काम किया तो 370 थोप दिया, जिससे कि आप अपनी रोटी सीख रहे थे। इन्होंने अच्छा काम किया जो शेर कश्मीर इस वक्त फारूक साहब, उमर साहब कर रहे हैं। इन्होंने हर एक चीज अपने लिए और थोपी है स्टेट गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर के लोगों पर, और वही 370 की वजह से आज का जो हमारा जो मिलिटेंसी हुई, जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों, इनकी पार्टी की वजह से हुआ, यही रीजन था। आप मुझे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेरा भाई बैठा होगा वहां पर, जिनसे आप बात करेंगे, जी। उनको मुझे बताएं, उनकी वो मुझे गिन लेना कौन कौन से शेर कश्मीर साहब ने कौन कौन से। बिल्कुल हम उनसे, कौल साहब उनसे हम जवाब लेंगे। बिल्कुल मैं चाहता हूं कि इस चीज को बगैर तूल दिए हुए मैं आपसे पूछूं इस चीज को, क्योंकि देखिए ऐसा माना जा रहा है चूंकि
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कांग्रेस से ज्यादा करीब थे, एनसी से ज्यादा करीब थे, बीजेपी का वहां पे दूर दूर तक पता नहीं था। यही वजह है कि इसी तमाम तर चीजों को देखते हुए कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच में जो आपसी बातचीत थी और गांधी परिवार के साथ जो लगाव था, और उसके बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बने, खासतौर पर 370 का भी आपने जिक्र किया, तो इस तरह की चीजें जो जम्मू कश्मीर में आई, कहीं ना कहीं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का बड़ा किरदार था। तो यही वजह है कि बीजेपी आज के दिन को, उनके जन्मदिन को हॉलीडे के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें बीजेपी का कहीं भी दूर दूर नाम निशान नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो बात ही नहीं है। बात होती है, जेन्युइन बात होती है, जो प्रैक्टिकल बात होती है। बात मैंने आपको कहा कि जितने भी इकाड़ उन्होंने किए कांग्रेस के साथ, शेरी कश्मीर का इकाड़ हुआ है, उसके बाद राजू फारूक जी का इकाड़ हुआ, हुआ नहीं। देश कहां और हमारी स्टेट कहां पहुंची थी? इवन मैं कहता हूं हमारी कंट्री कहां पहुंची थी? कांग्रेस की रूलिंग में कंट्री हमारी कहां पहुंची थी? कांग्रेस के रूल में हमारा J&K स्टेट कहां पहुंचा? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकाड़ में हमारा स्टेट कहां पहुंची थी? हाँ, मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं, जो इनको अच्छा लगता, जो उनके अपने अच्छे लगते और इनकी रोलिंग इनकी चीज ज्यादा है, वो चीज उन्होंने किया। आप मुझे गिनवा दीजिए ना कौन कौन से काम किया। मैंने तो इसलिए आपको एक एक एग्जांपल दे दिया जो अच्छे काम इनके क्या हुआ। बिल्कुल, ये इसका जवाब मैं अपनी तरफ से नहीं देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, इसका जवाब उनसे लूं। मैंने इसलिए कहा कि जेनोसाइड कश्मीरी पंडित का इनकी पार्टी में हुआ। 370 जो आकर लगाए थे उन्होंने टेम्पररी से उस पर ये गवर्नमेंट बनाते थे। पत्थरबाजी, मिलिटेंसी इनकी नेशनल और कांग्रेस की गवर्नमेंट के और पीडीपी के इसमें आ चुके हैं। आप बताइए बीजेपी का रोल कहां पर है? बीजेपी जेन्युइन काम करती है। हाँ, हमारा रोल था, नया कश्मीर का आगाज हुआ है, कश्मीर मिलिटेंसी से खत्म हो चुका है। हमने डेवलपमेंट की, जो प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट स्कीमें लाई वो हमने इम्प्लीमेंट की। बिकॉज मैं फार्मर काउंसलर भी वहां पर रहा हूं, अपने वार्ड में, अपने मटन म्युनिसिपल कमेटी में हमने काम किए। हमने गरीब की पार्टी, गरीबों को वहां पर उठाया, जो इन्होंने उनका हक छीना था। इन्होंने मिलिटेंसी को, नौजवानों को मिलिटेंसी के राह दिखा दी। वो हमारे भाजपा गवर्नमेंट ने हमारे प्रधानमंत्री से उसे अलग कर दिया। ये हमने काम किया। मैंने इनके काम आपको गिनाए। अब छुट्टी किस बात की? हाँ, चलिए, मैं इस चीज का इस हवाले से बिल्कुल सवाल भी आपसे करूंगा और जवाब भी लूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जनाब अहमद याद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं ताकि इस चीज को पहले खत्म कर लूं, उसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ूं। देखिए, जहां तक हम लोगों ने चीजों को पढ़ा है, पता नहीं वो चीजें दुरुस्त है या वो ऐसे ही है, यही पढ़ा है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल अलग होकर के हिंदुस्तान के साथ मिलने का जो एक मंसूबा था, वो उसी मंसूबे की कामयाबी रही कि आज कश्मीर के बाकी बचे हुए हिस्से हिंदुस्तान का हिस्सा है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बड़ा किरदार शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का था। मैं हिस्ट्री की चैप्टर से उन तमाम तर चीजों को आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का किरदार सिर्फ पार्टी की हद तक महदूद था, कांग्रेस के हद तक महदूद था, या फिर जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में उनके कारनामे ऐसे हैं? ऐसा होता है जब भी कोई लीडर किसी भी पार्टी का हो, अगर वो किसी पोजीशन में होता है तो उसको जरूरी बनता है कि पूरा स्टेट को देख ले। चूंकि शुरुआत में शेख अब्दुल्ला कोई पोजीशन हुकूमत में नहीं थी उनकी, वो सिर्फ एक अवामी लीडर थे, अवामी नुमाइंदे थे। जब उन्होंने डोगरा शाही के खिलाफ जद्दोजहद करी और फिर जब महाराजा के टाइम में एक्सेशन हो गया तो उसमें उनका योगदान रहा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का एक्सेशन में, उसमें कोई शक नहीं है। तो एज ए टोटल अगर होली देख ले, यस, उसमें जम्मू कश्मीर के उनके हिसाब से उस वक्त के हुकूक को के मुफादात को मद्देनजर रखा गया मजबूरी तौर जम्मू कश्मीर को। हालांकि वही तो एक लीडर थे उस टाइम, लिहाजा उसको जम्मू कश्मीर का उनको नेचुरली सोचना ही था। तो जम्मू कश्मीर के मामलात को, जम्मू कश्मीर के हुकूक को, जम्मू कश्मीर के अपनी जो मामलात हैं उनको हिफाजत के लिए उन्होंने बेशक एक रोल अदा किया है। तो उसके बाद उस जैसा कोई लीडर जम्मू कश्मीर में अभी तक पैदा नहीं हुआ, उसमें भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता था।
तो वो एक वजह है, उनकी एक बाकी के निस्बत एक अहमियत बन जाती है। अब चूंकि जहां तक छुट्टी का मामला है, ये एक सियासी मुद्दा अब बन गया बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। तो ये अब डिपेंड करता है कि बीजेपी का सोच इसके बारे में तो अभी तक सामने आ गया है कि छुट्टी नहीं देनी है, तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सोच है कि छुट्टी देनी है। अब इसमें जम्मू कश्मीर पूरा है या नहीं है, लेकिन अभी ये मामला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के दरमियान है। तो जहां तक मेरा मानना है, दोबारा मैं कहूंगा, मुझे जहां तक मेरा मानना है कि बीजेपी के लिए शायद इस छुट्टी को रिस्टोर करना ठीक नहीं रहेगा, ना वो इसको करेंगे, इसलिए कि उन्होंने ये फैसला ले लिया है। तो जब वो फैसला ले लिए है तो वो शायद उसको रिस्टोर नहीं करेंगे, मां शिवाय जिसकी उनकी कमिटमेंट है कि स्टेट को रिस्टोर करें। हो सकता है वो किसी स्टेज पर करें, अभी तक हालांकि उसका भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा कोई ऐसा प्रोग्राम है। तो हो सकता वो स्टेट एक स्टेज पर रिस्टोर हो जाए क्योंकि उसकी कमिटमेंट है। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है जिसकी बीजेपी की तरफ से कमिटमेंट है और उसको रिस्टोर किया जाए। वही मद्देनजर रखकर मेरा मानना है कि शायद इसको रिस्टोर करना बीजेपी के लिए शायद मुमकिन नहीं होगा। वही वजह है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इसका प्रपोजल दिया भी है एलजी को रिस्टोर करने के लिए, छुट्टी को डालने के लिए लिस्ट में, इसीलिए किया नहीं है क्योंकि लगता है कि बीजेपी का फैसला है कि इसको ना करने का। अब इसको कैसे करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई उनके पास भी कोई ऐसा अलादीन का चिराग नजर नहीं आ रहा है। हाँ, या तो स्टेट रेस्टोर हो जाए तब उनके पास पावर्स आ जाए तब कर सकते हैं, और स्टेट को रेस्टोर ना करने के बिना नहीं लग रहा है कि स्टेट ये जो छुट्टी है या ऐसे कुछ मामला है रेस्टोर हो जाएंगे, जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है। मैं आपसे कौल साहब ये समझूंगा, बीच में आप कह रहे थे कि 370 हो या कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो या बहुत सारी और भी जो प्रॉब्लम आपने गिनवाई, मैं आपसे समझूंगा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान इतने ही बुरे थे तो आपने उनको मिनिस्टर एम्बेसडर क्यों बनाया था इससे पहले? आप जब उमर साहब हम मिनिस्टर थे उस टाइम, उस टाइम की बात आप कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, हर वक्त हमारी पार्टी ने जे.एंड.के स्टेट के लिए, मुस्लिम लीग के लिए सोचा था। जब कभी भी लोग चुनते हैं गवर्नमेंट उनको, मगर जब सिंसियरिटी जब होती है, हमारी सिंसियरिटी क्या थी कि चलिए उमर साहब ऐसे नौजवान उस टाइम, मगर जो सोच उनकी थी, जो उनको नहीं लग रहा था, आप वो एपिसोड भी आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोल साहब थे, एक वोट से उनकी, देखिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जब भाजपा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी एक वोट से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी जो पार्टी है, ये तो सारे जानते हैं कि हमने जो काम किया है कि हम गरीबों की पार्टी है, हम सिंसियर काम करते हैं। हमने अभी आप ये क्वेश्चन भी आप पुट कर सकते हो आप मेरे को, या नहीं करेंगे, कि आपने जो सब कहते हैं कि पीडीपी के साथ, हमने तो जे.एंड.के स्टेट के लोगों के लिए किया था। जब भी हमें लगा कि ये लोग नहीं सुधरने वाले तो हमने अपना विड्रॉ कर दिया सपोर्ट उनसे हम आज की डेट में हमने तो अभी इलेक्शन हुए, ये इनको भी ये पहले क्या कर रहे थे, पहले जब यूएलबी के इलेक्शन थे हम नहीं लड़ेंगे, जब सरपंच कहा गया कि लड़ गए, जब कश्मीर की बात मैं कह रहा हूँ, और जब ये भी कह रहे थे ये जी का इलेक्शन नहीं है, स्टेटहुड भी वापस नहीं है, इलेक्शन नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई वाज द फर्स्ट कैंडिडेट 1996 बीजेपी का अनंतनाग से, पहलगाम से। उस वक्त से लेके आज तक इनको अभी तक ऐसी वोटिंग और ऐसा मतलब वायलेंस के बगैर, और ऐसी ये लोग जो असेंबली और पार्लियामेंट मेंबर बन चुके हैं, ये 8% और 12% के इसमें आ चुके हैं पार्लियामेंट और असेंबली। आज 68 और 70 टच करके कोई वायलेंस नहीं, ये नया कश्मीर हम कह रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का काम बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के वो स्कीम जो हमने वहां पर किए, इनका काम था कोई इलेक्शन नहीं करना, सरपंच का नहीं करना, आपको यूएलबी का नहीं करना है, बीडीसी इलेक्शन नहीं करे, क्योंकि ये सारा जो पैसा आता था इनके जेब, जब सैलाब आ गया था वहां पर, आप देख लिये वो पैसा कहाँ गया था, उनसे आज भी गवर्नमेंट पूछती है वो जितना पैसा सेंटर ने भेजा वो कहाँ गया था, गरीबों के पूछा भी नहीं था। हर वक्त इन्होंने अपने घर बनाए, अपने होटल्स बनाए, अपने काम को, उस गरीब को गरीब ही रखा, उस नौजवान को मजबूर होके फिर
उन्होंने गन उठा के जब उन लोगों ने वहां पर इस्तेमाल किया, हर वक्त, हर साल, हर इनकी गवर्नमेंट परसेंटेज आप देख लें कितने सालों तक इनकी गवर्नमेंट रही है। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट 60 साल में, वैसे इनकी गवर्नमेंट रही है 60 साल में। क्या किया, कौन सी डेवलपमेंट की इन्होंने? हमने इसीलिए उस टाइम भी किया कि चले अगर सुधर जाएगा कोई। देखिए बच्चा कल का बोला, जब अगर वह कुछ गलती करता है वापस आता है उसको समझाता, मगर ये पार्टी जो है अपने मुफादों के लिए है, ये आज भी वैसा ही काम कर रहे हैं। अगर इसी को बेस बना लिया जाए कौल साहब कि ये पार्टी अपने मफाद के लिए काम करती है। देखिए मैं चूंकि प्रवक्ता नहीं हूं उनका, तो मैं सिर्फ आपसे समझ सकता हूं चीजों को। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर पार्टी के मफाद में काम हुआ तो जम्मू कश्मीर की आवाम ने इतने बड़े पैमाने पर उनको जीत कैसे दिलवाई? देखिए बीजेपी, आपने खुद कह दिया कि कितने साल हो चुके वहां पर हमें, बिल्कुल ये एक प्रश्न है। 1 लाख कुछ वोट हमने लाए, बिल्कुल हमारा कि जो इन्होंने फैलाव किया था वहां पर, हमको अभी जो हमने 1 लाख लोगों के दिल हमने जीत लिए। ये दिल कैसे जीत लिए? क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है, कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ है। आज वो इनको पता चला, यही गुमराह में इन्होंने हर वक्त नौजवानों को किया। आज मैं सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ उस नौजवान को और कश्मीर के उन लोगों को, अपने लोगों को, मुसलमान भाइयों को, जिन्होंने कमल के मोहर पर मोहर लगाई। 1 लाख वोट हमने ले लिया। ये 10 सालों में इनको, ये इस वक्त रो रहे हैं 1 लाख वोट कहां से? ये इस डेवलपमेंट की सिंसियरिटी आप कश्मीर में उन्होंने छोड़ा कि इन्होंने ऐसा बवाल किया वहां पर कि ये लोग वही चैनल इन्होंने इख्तियार की, वही मतलब क्या क्या बोला इनको बीजेपी के खिलाफ उन लोगों ने वहां पर, मगर 1 लाख लोगों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। वक्त, टाइम आने वाला है कि कश्मीर में भाजपा कमल का फूल खिल गया है। हम 2 नंबर पर भी आ चुके हैं। हमने बिल्कुल, देखिए आपका हक है, आप जीतिए, आप जम्मू कश्मीर की आवाम की नुमाइंदगी करिए जैसे कि मुल्क की कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करने से पहले जो लोगों के मसाइल हैं वो तो दूर कर दीजिए। जमहूरियत के जश्न में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लोगों ने इतना बड़ा योगदान दिया, पीएम मोदी ने भी कहा, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी कहा। मैं आपसे समझूंगा कि आपने ये कहा था कि स्टेटहुड दे देंगे, लोगों की मांग है, डिमांड है, जेन्युइन मांग है, वो दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उसमें आपको मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में बोला है, ये सबके स्पीच सबके पास है, स्टेटहुड हम बिल्कुल देंगे, कश्मीर को, जे&के को स्टेटहुड मिलेगा टाइम आने पर। टाइम आने वाला है। प्रधानमंत्री जब जिन्होंने कहा है, होम मिनिस्टर साहब ने कहा, तो हम इस पर टिप्पणी क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश के गृह मंत्री जी ने कहा है, तो राकेश कोल इस पर टिप्पणी क्या है? आज भाजपा के एक छोटा नहीं, तो देश के प्रधानमंत्री, मैं आता हूं अहमद यास साहब माफी के साथ आपसे, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। कोल साहब, देश के प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर साहब ने लद्दाख के लिए भी बोला था, तो उनको तो नहीं मिला, पड़ोसी है जम्मू कश्मीर का, तो लोगों को अब डाउट होने लगा कि ये अप्रोप्रिएट टाइम आएगा भी नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा, देखिए जितनी जो मैनिफेस्टो में हमने रखा, जो बातें पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी की है, उस पर हम खड़े हैं। इन्होंने ये भी कहा था, उनको क्वेश्चन कीजिए मेरी तरफ से, आपने कहा था इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, 3 महीने इलेक्शन कर दियो, फिर इलेक्शन हो गए। जहां पर भी इनको कुछ प्रॉब्लम होती है, कांग्रेस की जो इन्होंने मुर्गे की टांग जो ले ली, दोनों खा रहे एक ही थाली में, इनने कह रहे जहां ये हार रहे वहां मशीनें खराब है, जहां ये जीत रहे वहां मशीन ठीक है। कितने मैं गिनूं, अगर इनकी बातें में गिनूं, इनके सवालों को गिनूं, तो फिर पूरी रात लग जाएगी डिबेट में। ये तो सब जानते हैं, इनका चेहरा सामने आ चुका, नेशनल पीडीपी और कांग्रेस का तो पहले ही आ चुका है। ये तो देश को पता चला है, देश किस राह में जा रहा है इस वक्त। हमारे बाहर की कंट्रीज देख ले कितना वेलकम कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। ये कोई जादू की छड़ी नहीं होती, ये भी कर सकते थे 60 साल 70 साल में। हमारे प्रधानमंत्री जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, विल पावर होना चाहिए। आपको लोगों के पे जाना पड़ेगा, आपको लोगों को दर्द, उनका दर्द देखना चाहिए। हम घर के हमने दर्द को सहा कश्मीर के, एज ए काउंसलर भी, एज सरपंच भी जो लोग हैं,
तो आज डेवलपमेंट देख लीजिए। और ये हम नहीं कह रहे, जो अपोजिशन हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो गई थी वहां पर, उन्होंने लिख के दिया पार्लियामेंट को कि बिल्कुल डेवलपमेंट हो चुका वहां पर। इन्होंने एक इलेक्शन किस में लड़ा, अभी आपने अभी स्टेटमेंट देख लिया हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर साहब का। उनने कहा कि जो मैनिफेस्टो हम बिजली फ्री करेंगे, मीटर नहीं लगाएंगे। कल उनका स्टेटमेंट पढ़ा आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, जब तक ये लाइट तब आएगी, मीटर लगाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आप उस स्टेटमेंट में जाइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे भाई साहब बैठे, उनसे बताइए। कल आपने अपने चीफ मिनिस्टर साहब का सुना, जिस मैनिफेस्टो में आपने कहा बिजली फ्री देंगे, केजरीवाल जी की तरह। यही ड्रामा ये करके इलेक्शन जीतते हैं। बिल्कुल, तो बिजली ड्रामा भी हम उसके ऊपर भी आएंगे। उससे पहले मैं जनाब अहमद यास साहब की तरफ आता हूं, फिर जवाब लूंगा मैं अपने मेहमान का, और जो सवाल आपने उठाए हैं उसका भी जवाब लेंगे। जनाब अहमद यास साहब, सबसे पहले आपसे माफी कि थोड़ा सा मुझे ताखिर हो गया आप तक पहुंचने में। मैं आपसे ये समझूंगा कि जिस तरीके से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वाली जो छुट्टी है उस पर सियासत चल रही है, क्या ये वाकई, मैं अवाम के लिए आपसे पूछूंगा, क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है जो होना जरूरी है, और जम्मू कश्मीर के अवाम के जज्बात से ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, नंबर 1, या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं उस पर फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को तवज्जो देने की ज्यादा जरूरत है? नहीं, अगर हम लोगों के मसाइल के हवाले से बात करेंगे तो फिर शेख साहब की छुट्टी या किसी और की छुट्टी होना या ना होना कोई जरूरी बात नहीं है। इसमें कोई खास बात नहीं है, ये कोई स्पेशल स्टेटस की बात नहीं जम्मू कश्मीर के लिए, कि जहां हर एक महसूस करता है कि हमारे पास एक स्टेटस था और वो होना चाहिए। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनका एक काफी कदावर लीडर रहे हैं, तो उनके लिए ये बात हो सकती है और उसको जोर शोर से कर सकते हैं। और दूसरा, चूंकि ये ऑलरेडी था और इन्होंने शायद इलेक्शन के दौरान भी कहा कि हम इसको रिस्टोर करें, उसके हाथ से इसकी अहमियत नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनती है। तो बाकी ओवरऑल में कोई इतना ज्यादा इफेक्ट या नॉन इफेक्टिव ये नहीं है कि हो या ना, माँ सिवाय के मुलाजमों को एक छुट्टी मिल सकती है, उस दिन एक और डे मिल सकता है, हो सकता है। बट रेस्ट आई डोंट थिंक किसी के छुट्टी मनाने से या ना मनाने से कोई ओवरऑल सिचुएशन में फर्क पड़ेगी। अलबत्ता दो बातों का जिक्र जो शायद खोल साहब कह रहे थे, एक ये कि इन्होंने डेवलपमेंट की बात करी, फिर उन्होंने करप्शन की बात करी। जहां तक डेवलपमेंट की बात है वो हम देख सकते हैं, यस, अगर डेवलपमेंट हुई भी लेकिन उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की जम्मू कश्मीर को जरूरत थी और प्रायोरिटी थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो एक टूरिस्ट प्लेस है और दूसरा यहाँ पावर सप्लाईज का इशू है, तो उस लिहाज से कनेक्टिविटी का मामला है, उस लिहाज से कोई डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी नहीं हुई है। अभी अब जम्मू कश्मीर से थ्रू आउट कनेक्ट किया जा रहा है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नहीं तो हमने ये देखा है कि जम्मू से श्रीनगर में बहुत टाइम तक ट्रैफिक रुका रहता है, ट्रांसपोर्ट रुका रहता है रोड्स पर, सड़कों पर, क्योंकि कभी बरसात होती है, कभी बारिश होती है, तो उसको थ्रू नहीं किया गया थ्रू आउट। तो इसी तरीके से अब शायद उसमें काम हो रहा है कुछ टाइम से, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है उस लिहाज से भी। या अभी एयर ट्रैफिक बंद हो जाता है, वहां से जम्मू कश्मीर का रोड बंद हो जाता है, तो सारा बंद पड़ता है, तो कश्मीर डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो उस लिहाज से कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं है जो प्रायोरिटी की बात थी। उसके साथ साथ जो इन्होंने करप्शन की बात करी है, हमने भी सुना, बीजेपी इसको बड़ी जोर शोर से कहती है कि करप्शन है जी, काफी हुआ है, और हम मान भी लेते हैं क्योंकि अगर इतना पैसा, इतना फंड्स है, इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, कहा जाता है, तो फिर हो क्या रहा है। तो अगर हम ये मान लें कि सचमुच करप्शन हुआ है, ऐसा हो गया है, खुर्द-बुर्द हुआ है, पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है, तो जब अब 10 साल से, इतने टाइम से बीजेपी की सरकार डायरेक्टली कंट्रोल करती है जम्मू कश्मीर में, तो उसके ऊपर आज तक नहीं दिख रहा है कि एक आदमी को सियासत में उनको इस कैटेगरी में खड़ा किया हो, उनसे पूछताछ की गई हो, उनके खिलाफ कोई मुकदमा लगाया गया हो, उनके खिलाफ कोई केस लगाया गया हो, कि जहां हम ये कह सकते थे कि हाँ ये कुछ एक्शन हो भी रही है। ये सिंपली बात करने से मतलब नहीं बनता है।
अगर ऐसा कुछ है तो एक्शन लेना चाहिए था। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो यू आर इक्वली पार्ट ऑफ इट दे। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है कहने की। हम भी चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि भाई अगर पैसों का, क्योंकि लोगों का पैसा है, अगर लोगों का पैसा खर्च हुआ है, लोगों के पैसों के साथ छेड़खानी हुई है, गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ अगर बीजेपी सचमुच ऑनेस्टली काम करना चाहती है तो उनको करना चाहिए था, निकालना चाहिए था उन लोगों को बाहर जो भी सियासत में थे। हम भी मान लेते कि सियासी लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, अभी सारा कुछ नहीं असल हुआ। में देखिए, खजाने की जो चाबी है वो फिलहाल बीजेपी के पास है। बीजेपी ने कहा कि हर एक चीज पे हिसाब होगा और हर बारीकी पे नजर होगी। इससे पहले जितनी भी बदउनवानी होती थी, इधर उधर पैसे का बंटवारा होता था या फिर लोगों के राइट्स उनको नहीं पहुंच पाते थे, वो सब नहीं चलेगा और बीजेपी उसे अपने हिसाब से चलाएगी, आवाम का फायदा करवाएगी। तो अगर इन तमाम चीजों को देखा जाए और ये भी कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, तो फिर सियासत कौन कर रहा है और फिर आवाम का इसमें क्या किरदार? क्योंकि आवाम तो दोनों तरफ कभी इधर गर्दन घुमा रहा है, कभी इधर गर्दन घुमा रहा है और पता नहीं चल पा रहा कि उनका मसीहा कौन है, उनके मसाइल कौन हल करेगा। मेरे लिए सवाल जी, सही बात यह है कि लोग इसी परेशानी में है, लोग इसी परेशानी में है और सियासत से बदजुर्न है। जम्मू कश्मीर की बात मैं करूंगा, जम्मू कश्मीर के लोग सियासत से बदजुर्न है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत हो, चाहे वो पीडीपी की सियासत हो, अब चाहे बीजेपी की सियासत हो, हर एक सियासत से बदजुर्न है। उसका हमको ग्राउंड पर सबूत भी मिलता है। अब कोई ये कहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर बदजुर्न है तो फिर वो इलेक्शन में कैसे आए? वो इसलिए आए कि कोई मुतबादल भी नहीं है। और बीजेपी की हालत देखकर फिर लोगों ने समझा कि बेहतर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वोट दिया जाए, क्योंकि और कुछ है नहीं। अभी यही बात अगर हम ले लेंगे कि सिर्फ कौल और करने में फर्क नहीं होना चाहिए, जो आप कहते हो वो करना चाहिए। अगर आप यही कह रहे हैं कि करप्शन जम्मू कश्मीर में हुआ है, हम भी मान लेते हैं जम्मू कश्मीर में हुआ है करप्शन, क्योंकि हम देखते हैं कि सियासतदान जो है रातों रात वो इतने उनके पास प्रॉपर्टीज कैसे आए, उनके पास इतनी दौलत कैसे आई, और कोई तो काम है नहीं उनका कोई बिजनेस तो है नहीं, और उसको देखने की बात थी बीजेपी को, क्यों नहीं किया? तो ये चीजें लेकर ये भी बदजुर्न है, सियासत से इनसे भी बदजुर्न है। और उसका सबूत मिला कि उनको एक सीट भी पार्लियामेंट में उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा जम्मू कश्मीर में। ये कहने के बाद भी कि हमारा बहुत काम हो गया। नहीं, मैं सर ये लोगों के लिए समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं अपने कौल साहब की तरफ आऊंगा। मैं आपसे ये समझ रहा हूँ, क्योंकि देखिए लोगों के बहुत ज्यादा सवाल इस मुतालिक भी आते हैं कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि काम क्यों नहीं करते, करो ना, कौन रोक रहा है, और दूसरी तरफ एनसी कहती है कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास स्टेटहुड नहीं है, तो अवाम कहां जाए? जनाब अहमद यार साहब। सही बात है। देखिए मैं यही बता रहा हूं ना कि लोगों के मसाइल की तरफ किसी को कोई सीरियसनेस नहीं है। अभी आप देख लीजिए, अभी स्टेटहुड रेस्टोर नहीं है, लोगों के पास पावर्स नहीं है, एमएलए के पास पावर्स नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसके चीफ मिनिस्टर के पास पावर्स नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है। तो एमएलए के लिए सैलरीज रिलीज हो गई है। दीज आर द प्रायोरिटीज। अभी 2 महीने का सैलरी जो अभी 2 महीने भी नहीं हुए एमएलए का, किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं, किसी का कोई काम है नहीं। अभी हर एक वेट कर रहा है कि पावर्स आ जाए तभी हम कुछ काम कर सकते हैं। अब देखना है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी। हाउ डिड बीजेपी एक्सेप्टेड रिलीज ऑफ सैलरी? अगर हम बिजली की सहूलियत लोगों को नहीं दे सकते हैं, अगर हम उनको गैस सिलेंडर की सहूलियत नहीं दे सकते हैं, अगर हम उनको कोई और गैस सिलेंडर नहीं दे सकते, मान लीजिए कि आपको यह है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी पॉलिटिकल इश्यूज है, नो इशू, लेकिन कल को 2 दिन के बाद 1 दिन का बर्फ 2 दिन तक भी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? यही तो हुकूमत थी, यही तो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो पिछले साल बर्फ उठाई। अब यह है कि अब इस वक्त इलेक्शन हो गए और एक साइड से एलजी खड़ा है, दूसरी साइड से चीफ मिनिस्टर खड़ा है, और पीछे जा रहे हैं लोग बीच में जिन्होंने बड़े उम्मीदों के साथ इलेक्शन लड़ाया, इलेक्शन किया, वोट दिए ताकि उनके मामला हल हो जाए, अब नहीं हो रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी के तहत लोग बंद पड़े हुए हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
ठीक है, बहुत सारे मैं कौल साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपने बीच में 2-3 सवाल ऐसे उठाए थे। मैं उम्मीद यही कर रहा था कि एनसी के नुमाइंदे उनसे जुड़े, क्योंकि लगातार टेक्निकल इशू की वजह से जुड़ जा रहे हैं, फिर कभी कट हो जा रहा है। खैर, दोबारा हम उनसे जुड़ेंगे और अपने नुमाइंदे मीर का भी इस्तकबाल करेंगे, हमारे साथ ग्राउंड पे श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। मैं उनसे भी कुछ सवाल लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानूंगा, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा। आप कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस काम नहीं कर रही, जो उनके पास पावर है। मैं आपसे पूछता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन सर आपके हाथ में है, कटरा वाला इशू इतना बड़ा है, आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। कौन सा हल नहीं हो रहा है मुझे पार्टी? सर, कटरा वाला रोपवे वाला जो प्रोजेक्ट है जो रुका हुआ है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, श्राइन बोर्ड की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं, लोग अभी जेल में जा रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, बड़ा इशू है, तो आपको हल करवाना चाहिए था। देखिए जो हमारे जो बैठे हमारे भाई साहब बैठे जो भी बात कर रहे थे, पहले मैं उनको जवाब दूं, उसके बाद आपके सवाल कर जी। ये तो कश्मीर से है, तो ये तो हमारे भाई है, आप भी हमारे भाई। इनको कहते हैं जब जम्मू से श्रीनगर जाते थे पहले पूरा 2 दिन लगते थे। आज बर्फ पड़ गई तो रोड बंद हो गया थोड़ा बहुत, अदरवाइज 3.5 घंटे लगते हैं। जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी हमारे देश के आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बन गए, तब से 3.5 घंटे जम्मू टू श्रीनगर लग रहा है, जो 2 दिन लगते थे। जो ट्रैफिक जाम्स ऐसे होते हैं। अब आज देखिए कुदरत का है, बर्फ पड़ना बहुत जरूरी होता है कश्मीर में, तो उस टाइम कुछ रोड बंद होता है थोड़ा बहुत उस टाइम। और जब इन्होंने काम नहीं किया, मैंने टिप्पणी क्यों की कि इन्होंने काम नहीं किया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं आप? मैं नेशनल हाईवे की भी बात करूंगा, मैं लोकल की, क्योंकि मैं लोकल काउंसलर रहा हूं। जी जी बोलिए। जब मैं काउंसलर था तो अनंतनाग में जब बर्फ पड़ गया, जब हमारे कुलगाम में बर्फ पड़ा, सारी एक जगह बर्फ पड़ गया, हम खुद उठे, खुद गए, बिल्डोजर लेके बर्फ उठाए। एज ए काउंसलर मैंने किया है काम। मैंने कहा ना, विल पावर होना चाहिए काम करने का, इशू बनाना, पॉलिटिकल इशू बनाना और लोगों को उसमें तकलीफ देना, ये आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब इन्होंने बर्फ नहीं उठाया, एडमिनिस्ट्रेशन को गया, क्योंकि जब किसी एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को कहते हैं तो वहां का एमएलए इंटरव्यू करता है, क्योंकि वो अपना दम दिखाने के लिए। डीसी साहब जब तक हम नहीं कर रहे, मैं आ जाऊंगा वहां पर, क्योंकि फोटोशॉप ज्यादा उठते हैं आजकल आपको पता है कि सियासत कितनी हो रही है, ये कश्मीर की सियासत ऐसी चीजों पर की गई है। उसके बाद आपने 10:30, आई सल्यूट टू माय डिप्टी कमिश्नर ऑफ अनंतनाग, 11:15 बजे तक रात को वो बर्फ उठाया कि जब वही एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, जब इन्होंने कुछ नहीं किया तो एलजी साहब को करना पड़ा था। फिर उमर साहब ने ही उनको 11 बजे फोन किया और 11 बजे रात के वहां पर थे वो। एडमिनिस्ट्रेशन काम करती। जब आप इस वक्त गवर्नमेंट आई, कोई असेंबली मेंबर को टांग लगाता या फॉर एग्जांपल राकेश को कुछ बोलेगा तो सोचना पड़ता है। तो यही सियासत ऐसे लोग ही करते थे। बर्फ उड़ गई है, आप देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि कितने टनले बन गई। आपको वंदे भारत जो हमारी 24 तारीख को निकल रही है दिल्ली से बिल्कुल कश्मीर तक, नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक चीज को आप इसमें बीजेपी कांग्रेस में आप कामों को देख लिए, काम कैसे हो रहे हैं। और कश्मीर में क्या होता है, इतना ट्रैफिक होता है जम्मू कश्मीर से, इसमें काम करना कितनी चीज इन लोगों ने क्यों नहीं किया। मैं कहता हूं 60 साल भाई साहब, 60 साल बहुत होता है। सर आपने जो प्रपोज, जी बात पूरी कर लीजिए। 60 साल में जब इन्होंने ये नहीं किया, हमने हमारी गवर्नमेंट चाहे सेंटर से लेके स्टेट में, तो हमारी गवर्नमेंट है नहीं, एलजी गवर्नमेंट हमारी नहीं होती है, बीजेपी की नहीं है। तो जितना हमसे होगा आप देख लीजिए कितना। मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैं श्रीनगर से जम्मू आता हूँ जी, 3.5 घंटे में आता हूँ। तो ये जो आपने कहा, मैं आपसे समझूंगा यहाँ पे रोक करके कि पीएम मोदी के 2014 में आने के बाद हुआ, लेकिन जहां तक हम लोग रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं उसमें मनमोहन सिंह की तरफ से ये 4 लेन हाईवे का काम और पूरा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो आप अपने जिम्मे क्यों ले रहे हैं इस चीज को? भाई साहब, प्रोजेक्ट करना, अभी आप लाइव कर रहे हैं तो कुछ बातें मुझसे सुन रहे हैं। प्रोजेक्ट को फाइल में रखना एक बात होती है, प्रोजेक्ट पर काम करना, लोगों को उठाना और खुद उठना, उसके बाद उस स्पॉट पर जाना, देखना, दैट वही मैं कह रहा हूं, दैट्स अ प्रैक्टिकल। बहुत कुछ ऐसे फाइलें पड़ी थी कश्मीर में जो सैंक्शन हुआ था, काम कहीं नहीं हुआ था, पैसा भी निकल गया था।
आप ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं और ना मैं उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन चूंकि जो फैक्ट चीजें हैं मैं उस पर नजर डालता चलूं। आपने कहा कि श्रीनगर का मसला, रेलवे प्रोजेक्ट, ये दोनों प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं ऑन रिकॉर्ड, मिनिस्ट्री के भी रिकॉर्ड में ये चीज है, ये सभी कुछ मनमोहन सिंह ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो ट्रेन सर्विस है या फिर बाद में जो उधमपुर बारामूला रेल लिंक जो अभी जुड़ा है, जिस पे अभी आपके गवर्नमेंट ने उस पर सबसे बड़ा दुनिया का पुल बनाया, मैं आपसे पूछूंगा ये सारी चीजें तो मनमोहन सिंह ने दी थी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ समझ रहा हूं कि आप इस चीज को हमें ये बताइए कि पीएम मोदी ने वो काम आगे बढ़ाया, डेवलपमेंट को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया, लेकिन आप ये इसका शरह खुद क्यों ले रहे हैं? एक पटरी हमने एक पटरी और 10 पटरी में फर्क होती है। मैंने कहा अगर आप ये चीज बनाई है, उसके बाद मनमोहन सिंह जी को भी चुप ही करा दिया, स्वर्गीय मनमोहन सिंह को भी 10 साल में ही वो तो करने वाले, हम तो खुद कहते, भाजपा के लोग खुद कहते थे, भाजपा के लोगों ने खुद कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनमोहन सिंह कितने अच्छे आदमी थे, मतलब वो काम करने वाले थे, काम नहीं करने देते थे, काम नहीं, ये दुनिया जानती है, खाली राकेश को नहीं जानता है और नेशनल कांफ्रेंस जानता है, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। नरसिम्हा राव की हालत आपने देखी होगी ना जी, इनकी आप वो सब वो न्यूज़ पर भी चला, नरसिम्हा जी, हाँ बिल्कुल, नरसिम्हा राव ने ही उनको बड़ा पद दिया था। वो तो हमारे तो नहीं थे ना, वो कांग्रेस के ही थे। नहीं देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि कभी इसको एक प्रोजेक्ट को लेकर के चलूं। मैं एक सीधा सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं। बिल्कुल, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे समझूंगा कि आखिर बीजेपी अपनी लिस्ट में दूसरी पार्टियों के किए हुए कारनामे को क्यों शामिल करती है? एक हुकूमत है, उसने कोई प्रोजेक्ट पास किया, काम शुरू हुआ, दूसरी हुकूमत आई, उसने उसको बढ़ावा दिया, तो ये तो काम उनकी तरफ से। देखिए अंतर है, मैं फर्क की बात कर रहा हूं। मैंने कहा प्रोजेक्ट आपने 2014 में कोई किया, उसके बाद 2040 में करोगे, तो ये अंतर है। 2030 में करके चलिए इस बहस को यही रहने देते हैं। ये उनका मुद्दा है और वो बेहतर तरीके से समझते हैं, अवाम इसका फैसला करेंगे। मैं एक सेकंड लूंगा आपका जी। आपने जो गडकरी जी ने जितने नेशनल हाईवेज बनाए, सर गडकरी जी को यहाँ क्यों ला रहे हैं आप बीच में? नहीं, उनको बीच में छोड़ देते हैं, अभी फिर बात लंबी हो जाएगी शायद। मैं आपकी तरफ आऊंगा मीर, चूंकि देखिए इस चीज को हट करके, चूंकि अभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात चल रही थी और बात से बात निकलती हुई आगे पहुंच गई, मैं आपसे समझूंगा क्या अवाम की डिमांड है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की यौम पैदाइश भी छुट्टी हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये एक मुद्दा है सिर्फ? देखिए, अगर आप अवाम की बात करते हैं तो एमएलएज ऑब्वियसली अवाम की तरफ से ही चुने गए, क्योंकि वो अवाम के ही नुमाइंदे हैं। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, और जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो वो अपॉइंटेड ऑफिसर्स होते हैं। तो एक बड़ा अंतर है एक एमएलए में, जो एक पब्लिक का नुमाइंदा होता है, जिसने वोट्स के जरिए अपनी नुमाइंदगी को हासिल किया होता है, और लोगों ने कहीं ना कहीं पे उनको उस दर्जे में देखा होता है, तब उन्होंने उसको अपना लीडर या अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना होता है। करंटली अगर हम देख रहे हैं तो जो बात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए या चीफ स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमें ये भी देखना होगा कि वो एमएलए है और वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी हैं, और वो एमएलए तब बने जब उन्होंने लोगों से वोट्स हासिल किए हैं, जब उनको लोगों ने वोट्स दिए हैं। तो जो एक एमएलए की एस्पिरेशन होती है या एक्सपेक्टेशन होती है गवर्नमेंट से, वो ऑब्वियसली पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की ही डिमांड को मद्देनजर रख के एक एमएलए अपनी बात को असेंबली में रखता है, सरकार के सामने रखता है, चाहे वो तजवीज हो, चाहे वो डिमांड हो, चाहे वो ग्रीवेंस हो, या चाहे वो रिक्वेस्ट हो। तो ऑब्वियसली जिस तरह से आपने सवाल किया है उसका अगर हम डायरेक्टली मोड देखें या इनडायरेक्टली मोड देखें, दोनों पहलुओं से यही नजर आता है कि ये पब्लिक की ही जो है एस्पिरेशन है कि वो चाहते हैं कि जिस तरह से एक रिवायती तौर पर यहाँ पे कुछ खास दिनों को जो ऑब्जर्व किया जाता था, उनकी उस वर्दीनेस को, उनकी उस अहमियत को उसी तरीके से बरकरार रखा जाए, ताकि जो उनके खदमात यहाँ जम्मू कश्मीर अवाम के लिए रहे हैं, उन खदमात को किसी भी तरह से ना भूला जाए। आप देखें कि हमारे कंट्री में कई सारे ऐसे दिन जो है सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किए जाते हैं जो किसी न किसी शख्सियत के साथ, उनके कारनामों के साथ जुड़े होते हैं, तभी उनके उस दिन को जो है
हमारे मुल्क में जो है ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पे कहीं ना कहीं पे जिस तरह से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की काविशों की बात करें, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर अवाम के लिए यहाँ पे किया है, जो लोगों की बात मैं अभी करंटली आपके साथ कर रहा हूँ, हमारा तजिया शायद हो सकता है कि वो कुछ और हो, लेकिन अभी हम पब्लिक की जो है माइंडसेट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मैं पब्लिक के माइंडसेट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि लोगों के हवाले से जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एज अ लीडर, एज अ पॉलिटिशियन यहाँ पे किया है, क्योंकि आप करंट तस्वीर जो जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं, एक प्रेजेंट सिचुएशन है जहां पे हम देख रहे हैं कि चाहे हम लाल चौक की बात करें, राजबाग की बात करें, या बाकी सारे जीरो ब्रिज राजबाग की बात करें, या डलगेट की बात करें, फोरशो रोड की बात करें, दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद डेवलपमेंट। और गवर्नमेंट का ऑब्वियसली एक फर्ज बनता है कि वो आवाम को हर एक तरह की सहूलियत फराहम करे। और जब हम श्रीनगर सिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर का एक कैपिटल है, एक लैंडमार्क है, इसको पूरी वर्ल्ड में देखा जाता है। तो यहाँ पे चीजों को डेवलप करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट का एक फर्ज बनता है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करे। उसी तरह से जो अगर हम देखें तो 2019 से पहले की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में क्या था, जम्मू कश्मीर जो करंट डेट में अभी आउट फिनिश्ड हमें नजर आ रहा है, इसकी जो प्रीवियस फिनिश थी वो कहीं ना कहीं पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार की ही वजह से, क्योंकि काफी वक्त से ठीक है। अगर हिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए पसे पुष्ट रखें मीर, तो मैं आपसे ये समझूंगा कि फिलहाल जो चीजें चमोगइयां चल रही हैं, उसके बावजूद क्या अंदरूनी तौर पे पर्दे के पीछे सरकार और एलजी इंतजामिया के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि आवाम का हित उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, बिहाइंड द कर्टन्स पर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे हमारी भी शायद में भी हो सकता है कि नजर ना पड़े, इट्स ऑब्वियस। लेकिन जो पब्लिकली बातें चलती हैं, या जो हम खबरों में देखते हैं या सुनते आ रहे हैं, या जो हम अपनी रिपोर्ट्स गैदर करते हैं बाय सोर्सेज, बाय इंफॉर्मेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसके मुताबिक आपने देखा होगा कि फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स कहीं ना कहीं पे ये खबरें जरूर आ रही थी कि जो गवर्नमेंट है और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं पे कोई टसल जो चल रहा है। लेकिन मैंने भी खुद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है उनसे बात की है, उनसे बाइट ली है इसी सवाल के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा कि इस तरह की कहीं पे कोई बात नहीं है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बीच में कोई टसल नहीं है। हम पैरेलल बेस पे कोशिश यही कर रहे हैं कि आवाम की खदमात को पूरी तरह से अंजाम दिया जाए। तो दोनों के अपने वादे हैं, सही कहा, और यही चीजें हम आना भी चाह रहे थे इसी पॉइंट पे। शुक्रिया मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन मालूमात के लिए। जनाब अहमद यास साहब, अब चूंकि सबके अपने अपने वादे हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, मैं किसी की वादी के सच्चाई की परख नहीं करूंगा, मैं आपसे समझूंगा कि अवाम अब क्या करे, अवाम के हित कैसे पूरे होंगे, क्योंकि सभी अवाम के हितों की बात तो कर रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी हम इन मसलों में उलझे हुए हैं, जैसे ये जो शेख साहब की छुट्टी को लेकर, अगर ये अवामी मसला होता तो शायद असेंबली में अगर ये बात आ जाएगी तो इसकी कोई अपोजिशन ही नहीं करेगा। अभी तो बीजेपी असेंबली आने के बगैर ही इसकी अपोजिशन कर रही है, वो भी तो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है अगर हम अवाम की बात करें। बेशक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मुद्दा है, और अगर जब उसको विड्रॉ किया गया, ये तो